बेंगलुरु के आउटर रिंग रोड पर ऊंचे ऊंचे कॉरपोरेट भवनों के समूहों के बीच 55 वर्षीय एक भारतीय व्यक्ति आनंद शर्मा खड़े थे। वह अपनी इंटरनेट कंपनी दिशा टेक सॉल्यूशंस के लोगो वाली खिड़की से बेंगलुरु के उदास धुंध भरे आसमान को अनमना सा निहार रहे थे। कभी वह भी समय की लहरों पर सवार थे और उनके द्वारा विकसित की गई स्वचालित स्मार्ट लॉजिस्टिक्स प्रणाली काफी ध्यान आकर्षित कर रही थी। वह और उनकी युवा टीम दिन रात कोडिंग करते थे, कंपनी को विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार बोर्ड में सूचीबद्ध करने का सपना देखते थे और सफलता की खुशी मानो उनके बहुत करीब थी। लेकिन उन्हें कभी नहीं लगा था कि उनके सबसे भरोसेमंद मुख्य तकनीकी अधिकारी, जो वर्षों से उनके पुराने दोस्त भी थे, चुपके से प्रतिस्पर्धियों को मुख्य कोड लीक कर देंगे और कंपनी के भारी धन का गबन कर लेंगे। जब सच्चाई सामने आई, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कंपनी दिवालिया हो गई और उनकी दशकों की मेहनत पल भर में धूल में मिल गई। रातों की नींद हराम होने से वे पीड़ा में थे और दूसरों की सहानुभूति भरी निगाहें तथा अपनी लाचारी उन्हें और भी तड़पा रही थी। उन्हें अचानक एहसास हुआ कि अतीत में केवल सफलता का पीछा करना कितना खोखला था, और यह भावना एक सुनामी की तरह उन्हें अपनी चपेट में ले गई। मुझे यहां से जाना होगा, उन्होंने खुद से कहा। यह विचार अंधेरे में एक किरण की तरह था, उनका एकमात्र रास्ता। अचानक उन्हें डेनमार्क याद आया, वह जगह जहां वे कई साल पहले एक व्यापार यात्रा के दौरान कुछ समय के लिए रुके थे। उन्हें याद था कि वहां के लोग आराम से साइकिल चलाकर काम पर जाते थे, जो आधुनिक समाज की निर्मम दक्षता और तेज तर्रार जीवन शैली से बिल्कुल मेल नहीं खाता था। वहां की आरामदायक और सुखद संस्कृति, वह सरल और गर्मजोशी भरा जीवन शैली और मानव व प्रकृति के बीच सामंजस्य बिठाकर रहने की डिजाइन अवधारणा की प्रशंसा ने उन पर एक गहरी और स्थायी छाप छोड़ी थी। शायद वह वहां एक नया जीवन शुरू कर सकते थे, एक ऐसा जीवन जो जीवन के अर्थ को ही अधिक महत्व देता था। उन्होंने बिना किसी झिझक के अपनी बची हुई संपत्ति तुरंत बेच दी। उन्होंने अपना वर्षों पुराना घर बेच दिया और केवल कुछ जरूरी सामान ही पैक किए। आसपास के लोगों ने उन्हें बहुत जल्दबाजी करने वाला बताया, लेकिन उनके खाली दिल में एक अजीब सी राहत महसूस हुई। और इस प्रकार वह अकेले एकतरफा टिकट हाथ में लेकर कोपेनहेगन के लिए उड़ान पर सवार हो गए। कोपेनहेगन हवाई अड्डे पर उतरते ही उन्होंने गहरी सांस ली और यहाँ की शांत और ताजी हवा को महसूस किया, जो बेंगलुरु के शोरगुल से बिल्कुल विपरीत थी। पहले दिन वह न्यूहवन की रंगीन इमारतों में डूब गए और एक पर्यटक के रूप में क्षणिक आनंद का अनुभव किया। लेकिन जल्द ही वास्तविकता का दबाव उनके कंधों पर वापस आ गया। उन्होंने कोपेनहेगन के कुछ स्टार्टअप इनक्यूबेटरों का दौरा किया और नए अवसर तलाशने की कोशिश की। हालांकि उनका आईटी अनुभव अप्रचलित लग रहा था। उन युवा और ऊर्जावान यूरोपीय उद्यमियों के सामने वे खुद को एक बाहरी व्यक्ति जैसा महसूस कर रहे थे। उनका सावधानीपूर्वक डिजाइन किया गया स्मार्ट वृद्ध देखभाल मंच इतनी अच्छी कल्याण प्रणाली वाले देश में बिल्कुल भी बाजार नहीं रखता था। एक कैफे में बैठे ठंडा खुला सैंडविच, एक पारंपरिक डेनिश भोजन खाते हुए वे एक बार फिर निराशा में डूब गए। एक दोपहर अचानक आई तेज बारिश से बचने के लिए वह इत्तफाक से डेनिश रॉयल लाइब्रेरी के दुर्लभ पुस्तक खंड में घुस गए और उन्हें एक ऐसी खोज हुई जिसने उनकी किस्मत बदल दी। धूल भरी किताबों की अलमारी के कोने में
स्थानीय खोजकर्ताओं की भूली हुई पांडुलिपियों के ढेर के बीच उन्हें एक बहुत पुराना चर्मपत्र का नक्शा मिला। यह नक्शा डेनमार्क के दक्षिणी तट पर एक कम जात प्रायद्वीप के एक हिस्से का विस्तार से चित्रण करता था, लेकिन इसमें एक विशेष क्षेत्र खाली था जिसे जानबूझकर मिटा दिया गया था। पुरानी स्याही की गंध और चर्मपत्र की खुरदुरी बनावट ने आनंद शर्मा की धड़कनें तेज कर दी। वह खाली क्षेत्र एक छिपी हुई खाड़ी जैसा लग रहा था, जिसे उपग्रह मानचित्रों पर भी नहीं खोजा जा सकता था। एक प्राकृतिक किला, मानव सभ्यता से अछूता। उनकी तेज व्यावसायिक सहज ज्ञान, या यूं कहें कि उनका जीवन दिशा सूचक, उन्हें बता रहा था कि वहां कुछ खास जरूर था। यहां कोई रहस्य है, उन्होंने सोचा। उन्होंने नक्शे की एक प्रति को कसकर पकड़ा और पुस्तकालय से निकल गए। आनंद शर्मा ने कई दिनों तक गाड़ी चलाई, पूरी तरह से उस पुराने नक्शे और जीपीएस पर अज्ञात निर्देशांक पर निर्भर रहे। कोपेनहेगन का परिष्कृत परिदृश्य धीरे धीरे विशाल मैदानों और सादे ग्रामीण इलाकों में बदल गया। रेडियो पर डेनिश कार्यक्रम बज रहे थे जो उन्हें समझ नहीं आ रहे थे। समय के साथ सड़कें संकरी और ऊबड़-खाबड़ होती गईं। पहले चिकनी डामर की सड़क बजरी वाली सड़क में बदल गई और अंत में खरपतवारों से भरी एक कच्ची सड़क बन गई। घने पेड़ों ने सड़क के दोनों ओर आसमान को ढक दिया था और केवल कभी-कभी दिखाई देने वाले जानवरों के पैरों के निशान ही इस बात का प्रमाण थे कि यहां कोई नहीं आया था। जब उनका पीने का पानी और आपातकालीन भोजन लगभग खत्म होने वाला था, तो चिंता फैलने लगी। मैं आखिर क्या कर रहा हूं, यह तो पागलपन है। उन्होंने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ा। उनके मन में पछतावा और उम्मीद दोनों भरी थी। आखिरकार जब वे नक्शे पर अंकित प्रायद्वीप के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, तो अचानक मूसलाधार बारिश होने लगी। वाइपर तेजी से काम कर रहे थे, लेकिन दृश्यता तेजी से कम हो गई और सड़क जल्द ही एक दलदली कीचड़ बन गई। तभी धड़ाम की एक जोरदार आवाज हुई। कार में हिंसक झटका लगा और उनकी कार अचानक एक तरफ झुक गई। एक अगला पहिया पूरी तरह से एक गड्ढे में फंस गया था और एक बड़े पेड़ की नंगी जड़ों से अटक गया था। इंजन बंद हो गया। चारों ओर अंधेरा छा गया। केवल मूसलाधार बारिश की आवाज सुनाई दे रही थी। इससे भी बदतर यह था कि उनके मोबाइल फोन पर नो सर्विस का संदेश दिख रहा था। उन्होंने रात कार में बिताई कांपते हुए बेचैनी से बचाव का इंतजार करते रहे, लेकिन भोर होने तक भी कोई गाड़ी नहीं गुजरी और न ही किसी व्यक्ति के आने का कोई संकेत मिला। पानी की कमी, भूख और थकान से त्रस्त होकर उन्होंने अपनी बची हुई शक्ति बटोरी, कार का दरवाजा खोला और बाहर निकले। उन्हें दिशा पहचानने के लिए एक ऊंची जगह ढूंढनी थी। जब वह एक फिसलन भरे ढलान पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तो उनके पैरों के नीचे की मिट्टी अचानक ढीली हो गई और उन्होंने संतुलन खो दिया। आह! वह चिल्लाए और ढलान से नीचे लुढ़क गए। तीव्र झटकों और दर्द में उनकी चेतना धीरे-धीरे धुंधली पड़ने लगी। उनकी पलकें सीसे जैसी भारी थीं। पूरी तरह से बेहोश होने से पहले मूसलाधार बारिश के बीच उन्हें धुंधला सा कुछ लोगों के आकार दिखाई दिए, जो उनकी ओर आ रहे थे। वे कुछ साधारण वाटरप्रूफ कपड़े पहने हुए महिलाएं थीं, जिनके चेहरे पर चिंता और सहानुभूति के भाव थे। उन्होंने कुछ ऐसे शब्द फुसफुसाए जो उन्हें समझ नहीं आए और फिर बिना किसी झिझक के उनके पास आईं और सावधानी से उनकी चोटों की जांच की। ठीक उसी पल आनंद शर्मा ने पहली बार
निवोसरांग को देखा एक दुनिया से कटा हुआ गांव। जब आनंद शर्मा ने फिर से आंखें खोली तो उन्हें परिचित कीटाणुनाशक की गंध नहीं, बल्कि जलती हुई लकड़ी और हल्की जड़ी बूटियों की खुशबू आई। उनके शरीर को साफ किया जा चुका था और उनके घावों पर किसी जड़ी बूटी से बना मरहम लगा हुआ था और फिर सफेद कपड़े की पट्टियों से बांधा गया था। वह एक अनजान लेकिन आरामदायक लकड़ी के बिस्तर पर लेटे थे। चारों ओर देखा और पाया कि वे एक साधारण छोटे लकड़ी के घर में थे। दीवारों पर हाथ से बुने हुए टेपेस्ट्री टंगे थे। खिड़की पर एक फूलदान में कुछ जंगली फूल थे जिनके नाम वे नहीं जानते थे। तुम जाग गए, एक गहरी और बुद्धिमान आवाज आई। उन्होंने अपना सिर घुमाया और एक सफेद बालों वाली सलीके से कंघी की हुई बूढ़ी महिला को देखा जो उन्हें गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ देख रही थी। उनकी गहरी आंखों में वर्षों का अनुभव और ज्ञान की चमक थी। उनके झुर्रियों वाले लेकिन फिर भी शक्तिशाली हाथों में एक गरमागरम चाय का कप था। उन्होंने अपना परिचय एस्टरिड के रूप में दिया, जो इस गांव की मुखिया थीं। उन्होंने आनंद शर्मा को बताया कि जब वे बेहोश थे तो उन्होंने उनके कपड़े और सामान की जांच की थी, लेकिन उनकी पहचान और मूल का अनुमान लगाना मुश्किल था। आनंद शर्मा ने टूटी-फूटी अंग्रेजी और हाव-भाव से एस्ट्रिड को समझाया कि वे रास्ता भटक गए थे और दुर्घटना हो गई थी। एस्ट्रिड की अंग्रेजी भी बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उन्होंने आनंद शर्मा की कहानी को धैर्य से सुना। उसके बाद उन्होंने और गांव की अन्य महिलाओं ने मिलकर उनकी सावधानी से देखभाल की और उन्हें स्वस्थ होने में मदद की। हेलगा 40 से अधिक उम्र की एक महिला जड़ी बूटी चिकित्सा में निपुण लगती थी। वह प्रतिदिन उनके घावों की देखभाल करने और उन्हें ठीक होने में मदद करने आती थी। ब्रिटा 50 से अधिक उम्र की एक शांत महिला, एक उत्कृष्ट रसोइया थी। वह प्रतिदिन उनके लिए पौष्टिक सूप और रोटी बनाती थी। आनंद शर्मा के स्वस्थ होने के दिनों में उन्हें धीरे-धीरे पता चला कि वे निवोसरांग में थे, एक गुप्त महिला गांव जो बाहरी दुनिया से अनजान था और किसी भी आधुनिक मानचित्र पर अंकित नहीं था। एस्ट्रिड द्वारा सुनाई गई गांव का इतिहास एक प्राचीन महाकाव्य जैसा था। सैकड़ों साल पहले इस दूरस्थ तटीय गांव के पुरुष बहादुरी से मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जोखिम उठाते थे या दूर के युद्ध क्षेत्रों में भर्ती किए जाते थे। लेकिन एक साल एक विनाशकारी तूफान ने गांव पर हमला किया और समुद्र में गए अधिकांश पुरुष वापस नहीं लौटे। इससे भी बदतर एक प्लेग फैल गया जिसने बचे हुए पुरुषों की जान ले ली। तब से जीवित बची महिलाओं को बिना किसी बाहरी मदद के अकेले अपने घरों की रक्षा करनी पड़ी। इस कठिन वातावरण में उन्होंने एक दूसरे पर भरोसा किया, जमीन जोती, कपड़े बुने, घरों की मरम्मत की और अद्भुत लचीलेपन के साथ जीवित रहीं। समय के साथ एक अद्वितीय महिला प्रधान संस्कृति यहाँ स्वाभाविक रूप से जड़ पकड़ गई। उन्होंने बाहरी दुनिया से संपर्क को अनावश्यक माना और इसलिए धीरे-धीरे आत्मबंद रहने का रास्ता चुना। अब गांव में कुल 18 महिलाएं थीं। एस्ट्रिड और ब्रिटा दोनों 50 से अधिक उम्र की थीं। हेल्गा और इंग्रिड और अन्य दो 40 से अधिक उम्र की महिलाएं, वे सभी बहुत समझदार थीं। 5 30 से अधिक उम्र की महिलाएं, जिनमें उत्साही और विचारशील एमिली भी शामिल थी, और 7 20 से अधिक उम्र की महिलाएं, जिनमें बुद्धिमान और जिज्ञासु फ्रेया भी शामिल थी। वे सामंजस्य से एक साथ रहती थीं, प्रत्येक गांव में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी।
उनका जीवन आत्मनिर्भर, शांत और शांतिपूर्ण लग रहा था। लेकिन सतह के नीचे दुनिया से कटे होने के कारण गहरी सीमाएं छिपी हुई थीं और भविष्य के बारे में हल्की चिंता भी थी। जब आनंद शर्मा का शरीर पूरी तरह से ठीक हो गया, तो उन्हें महिलाओं से गांव में स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति मिली। निवोसरांग में एक शाश्वत सुंदरता थी। सरल और मजबूत लकड़ी के घर, पत्थर की दीवारों से घिरे सब्जी के बगीचे, गांव के केंद्र में वह पुराना कुआं और चारों ओर घने जंगल और नीला समुद्र, सभी एक सुंदर चित्र बनाते थे। महिलाएं चुपचाप काम करती थीं, अपनी अपनी भूमिकाएं निभाती थीं। कुछ बुनाई मशीन के सामने व्यस्त थीं, रंगीन धागों से सुंदर पैटर्न बुन रही थीं। अन्य सावधानी से बगीचे में जड़ी बूटियों और सब्जियों की देखभाल कर रही थीं, और कुछ समुद्र तट पर कुशलता से मछली पकड़ने के जाल की मरम्मत कर रही थीं। आनंद शर्मा ने उनकी दृढ़ता, आत्मनिर्भरता और एक दूसरे के साथ सामंजस्यपूर्ण व्यवहार की प्रशंसा की। लेकिन एक सफल उद्यमी के रूप में उनकी तेज व्यावसायिक सहज ज्ञान ने भी जल्द ही गांव की क्षमता और समस्याओं का पता लगा लिया। प्राकृतिक वातावरण, महिलाओं के उत्कृष्ट हस्तशिल्प कौशल और उनकी पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली बाहरी लोगों के लिए बहुत आकर्षक थीं। हालांकि बाहरी दुनिया से उनके अलगाव के कारण चिकित्सा और शिक्षा जैसी बुनियादी संसाधनों की कमी हो गई थी, और युवा पीढ़ी के कम होने के साथ गांवों की जीवंतता भी धीरे-धीरे कम हो रही थी। वे खाली लकड़ी के घर और परित्यक्त बुनाई मशीनें सभी गांवों की ठहराव भरी स्थिति को दर्शाती थीं। आनंद शर्मा दिन-रात सोचते रहे, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे इस खूबसूरत गांव की रक्षा भी की जा सके और इसे फिर से जीवित भी किया जा सके? उन्होंने सावधानी से अपने विचारों को व्यवस्थित किया और गांव की महिलाओं को प्रस्तुत करने का अवसर मांगा। गांव के केंद्र में एक बड़े ओक के पेड़ के नीचे उन्होंने थोड़ी कांपती हुई आवाज में महिलाओं को अपने विचार बताना शुरू किया। यह जगह निवोसरांग मेरे जीवन में देखी गई सबसे सुंदर और शांत जगह है। आपकी जीवन शैली और ज्ञान दोनों मुझे बेहद सराहनीय लगते हैं, लेकिन इस सुंदरता को बनाए रखने के लिए शायद कुछ बदलाव करने की आवश्यकता होगी। उन्होंने स्थायी अर्थव्यवस्था विकसित करने पर जोर दिया, गांव के मूल्यों की रक्षा करते हुए, बजाय अंधाधुंध आर्थिक विकास का पीछा करने के। उन्होंने कुछ विशिष्ट उदाहरण दिए, जैसे कि एक ऑनलाइन मंच स्थापित करना, ताकि वे अपने उच्च गुणवत्ता वाले हस्तशिल्प और जैविक उत्पादों को उचित मूल्य पर बाहरी दुनिया को बेच सकें, या छोटे पैमाने पर पारिस्थितिकी पर्यटन परियोजनाएं शुरू करना, ताकि लोग गांव के प्राकृतिक दृश्यों और संस्कृति का अनुभव कर सकें। चूंकि उनके पास लैपटॉप नहीं था, वे अपने विचारों को समझाने के लिए पेड़ों की पत्तियों और लकड़ी के कोयले से साधारण चार्ट और चित्र ही बना सके। अप्रत्याशित रूप से महिलाओं की प्रतिक्रियाएं मिली-जुली थीं। फ्रेया और कुछ अन्य युवा महिलाओं ने बहुत रुचि दिखाई, उनकी आंखों में जिज्ञासा की चमक थी। लेकिन इंग्रिड सहित कुछ अधिक परंपरावादी महिलाओं ने कड़ी चिंता व्यक्त की। इंग्रिड ने ठंडे स्वर में पलटवार किया, हमारे पूर्वजों ने हमारी शांति की रक्षा के लिए ऊंची दीवारें खड़ी की थीं। पैसा और बाहरी लोग हमारे शांत जीवन को ही नष्ट करेंगे। हम पहले की तरह ही जीते रह सकते हैं। उनके स्वर में सैकड़ों वर्षों से चली आ रही इस एकांत जीवन शैली की रक्षा करने की तीव्र इच्छा थी। आनंद शर्मा ने बहस नहीं की, बल्कि अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए अपने वास्तविक कार्यों का उपयोग करने का फैसला किया। उन्होंने चुपचाप महिलाओं को विभिन्न प्रकार के कामों में मदद की। उन्होंने टपकती छत की मरम्मत में मदद की,
अपने आईटी ज्ञान का उपयोग करके हस्तपुस्तिका खातों की दक्षता में सुधार के लिए कुछ सुझाव दिए और हेलगा को भारतीय किण्वन तकनीक का उपयोग करके जैविक खाद बनाना भी सिखाया। उनका सबसे बड़ा प्रयास गांव को इंटरनेट से जोड़ना था। वे प्रतिदिन गांव के आसपास के ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ते थे, मोबाइल सिग्नल की तलाश में। कई दिनों के प्रयासों के बाद उन्हें आखिरकार पता चला कि एक विशेष स्थान पर बहुत कमजोर डेटा सिग्नल प्राप्त किया जा सकता था। महिलाओं की अनुमति मिलने के बाद उन्होंने पुराने लैपटॉप की बैटरी को सौर ऊर्जा से चार्ज करने का एक तरीका डिजाइन किया और अंततः बाहरी दुनिया के लिए एक छोटी सी खिड़की खोल दी। हालांकि इंटरनेट की गति बहुत धीमी थी, उनकी लगन, समर्पण और गांव के प्रति सच्चा सम्मान धीरे धीरे महिलाओं के दिल की गहरी जमी हुई दीवारों को पिघला गया। विशेष रूप से जब उन्होंने कहा कि वे निवोसरांग के मूल्यों को दुनिया के साथ साझा करना चाहते हैं, न कि केवल पैसा कमाने के लिए, तो कई महिलाओं ने उनकी आंखों में ईमानदारी देखी। निवोसरांग में समय धीमी गति से बीतता गया। आनंद शर्मा अब कोई बाहरी व्यक्ति नहीं थे। वे प्रतिदिन सुबह जल्दी उठते थे और महिलाओं के साथ आधे दिन काम करते थे। शाम को वे अलाव के पास बैठते थे और उनकी कहानियां सुनते थे। उन्होंने एस्ट्रिड की बुद्धिमान सलाह से जीवन की कई प्रेरणाएं प्राप्त की। उन्होंने हेल्गा की जड़ी बूटियों में निपुणता की प्रशंसा की। उन्होंने ब्रिटा द्वारा बनाए गए सरल और स्वादिष्ट भोजन से गर्माहट महसूस की। कभी-कभी वे इंग्रिड के साथ गांव के भविष्य को लेकर तीखी बहस करते थे, लेकिन उनकी बहस अब आपसी सम्मान पर आधारित थी। वे अक्सर ऊर्जावान फ्रेया के साथ मजाक करते थे और रात में तारों को देखते हुए शांत एमिली के साथ एक मौन संबंध स्थापित किया। उन्होंने निवोसरांग की प्रत्येक महिला में अद्वितीय आकर्षण और गुणों की खोज की और अनजाने में उन्हें उनके प्रति गहरा सम्मान और स्नेह हो गया। उनके पिछले चमकदार लेकिन बेहद खोखले जीवन के विपरीत यहाँ उन्होंने जो सरल और सच्चा संबंध स्थापित किया था, वह एक अमृत की तरह उनके सूखे दिल को सींच रहा था। विशेष रूप से इस गांव ने उन्हें बिना शर्त स्वीकार किया और ठीक किया, जिससे उन्हें यहाँ से बहुत गहरा जुड़ाव महसूस हुआ। महिलाओं के साथ भी ऐसा ही था। शुरुआत में उन्होंने आनंद शर्मा को सावधानी और जिज्ञासा की निगाहों से देखा, लेकिन समय के साथ वे उनके एक विश्वसनीय मित्र और भरोसेमंद साथी बन गए थे। उनमें जो मर्दानगी, समस्या समाधान की क्षमता और उनका समृद्ध जीवन अनुभव था, उसने उनके दिलों में एक छोटी सी लहर पैदा की। वह भावना जिसे वे बहुत पहले भूल चुकी थीं, विशेष रूप से आनंद शर्मा द्वारा प्रदर्शित अप्रत्याशित कोमलता और विचारशीलता, उनकी भोली मुस्कान और भारी शारीरिक श्रम वाले कामों में चुपचाप उनकी मदद करना। इन सभी ने महिलाओं को उनमें मानवीय आकर्षण महसूस कराया। एक दिन गांव में एक अचानक संकट आ गया। लीना नाम की एक छोटी लड़की समुद्र तट के पास की चट्टानों पर जड़ी बूटियां इकट्ठा करते समय गलती से फिसल गई और मुश्किल से चट्टान के किनारे पर एक छोटे से पेड़ को पकड़ पाई। स्थिति बहुत गंभीर थी। लीना की पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे आनंद शर्मा ने बिना किसी झिझक के खड़ी और खतरनाक चट्टान से नीचे उतरकर उसे सुरक्षित बचा लिया। वहां मौजूद सभी महिलाएं अपनी सांसें रोककर देख रही थीं जब वे लीना को कीचड़ से सने हुए उनके सामने लेकर आए। आनंद शर्मा के प्रति सबसे अधिक आलोचनात्मक इंग्रिड भी उस समय उन्हें एक जटिल नजर से देख रही थी। इस घटना ने महिलाओं के मन में आनंद शर्मा के प्रति विश्वास और स्नेह को पूरी तरह से मजबूत कर दिया।
वे अब केवल बाहरी दुनिया से एक सहायक नहीं थे, बल्कि निवोसरांग का एक अभिन्न अंग बन गए थे। एक ऐसा व्यक्ति जिस पर वे भरोसा कर सकती थीं। उस रात अलाव के पास महिलाएं आनंद शर्मा के साथ अपने मन की बात और भविष्य की चिंताओं को और अधिक ईमानदारी से साझा करने लगीं। जैसे जैसे रात गहराती गई, गांव धीरे धीरे शांत होता गया और आनंद शर्मा के साथ उनके संबंध और भी गहरे होते गए। उन्होंने आनंद शर्मा के सामने अपनी उन चिंताओं को व्यक्त किया जो उन्होंने लंबे समय से अपने दिल में दबा रखी थीं, जो निवोसरांग के भविष्य और अगली पीढ़ी के बारे में थीं। गांव के पंचायत भवन में चांदनी चुपचाप अंदर फैल रही थी। एस्टरिड ने अन्य महिलाओं की ओर से भारी स्वर में कहा, आनंद शर्मा, तुम अब हमारे परिवार जैसे हो। तुम्हारी वजह से हमारे गांव में फिर से जान आ गई है और हम फिर से भविष्य के सपने देखने लगे हैं। लेकिन हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। अगर हमारी इतिहास और ज्ञान को विरासत में लेने के लिए कोई बच्चा नहीं होगा, तो निवोसरांग अंततः गायब हो जाएगा। उनकी आवाज थोड़ी कांप रही थी, लेकिन उनकी आंखें बेहद दृढ़ थीं। उन्होंने आनंद शर्मा को गांव की सभी महिलाओं के मन में एक चौंकाने वाला विचार बताया कि वे उनके साथ अगली पीढ़ी को जन्म देना चाहती थीं। यह कोई तुच्छ अनुरोध नहीं था। यह एक सदियों पुराने और पूरी तरह से महिला प्रधान गांव के अस्तित्व के लिए किया गया निराशा भरा प्रयास था। बाहरी दुनिया से एक पुरुष को स्वीकार करना एक बहुत बड़ा निर्णय था, लेकिन उन्हें विश्वास था कि आनंद शर्मा उनके इतिहास और संस्कृति का सम्मान कर सकते हैं और उनके साथ मिलकर निवोसरांग के भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। आनंद शर्मा एक पल के लिए निशब्द रह गए। यह उनके जैसे पारंपरिक भारतीय समाज से आए व्यक्ति के लिए एक अकल्पनीय प्रस्ताव था। उनके मन में भ्रम भर गया था, लेकिन उन्होंने खुद भी देखा था कि निवोसरांग में महिलाएं एक दूसरे से कैसे प्यार करती और सम्मान करती थीं। यह कभी भी वासना या अनैतिकता का सवाल नहीं था। यह एक विलुप्त होने के कगार पर खड़े गांव की रक्षा करने का प्रयास था, बल्कि उनके इतिहास को आगे बढ़ाने के एक महान उद्देश्य जैसा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे इस बात से इनकार नहीं कर सकते थे कि वे यहाँ की प्रत्येक महिला को सचमुच महत्व देते थे और प्यार करते थे। एक विश्वास कि उनके साथ रहने पर किसी भी प्रकार का परिवार खुश रह सकता है, उनके दिल की गहराई में उमड़ रहा था। कई रातों की नींद हराम कर सोचने के बाद आनंद शर्मा ने आखिरकार एक कठिन निर्णय लिया। उन्होंने ईमानदारी से एस्टरिड और महिलाओं को अपने विचार व्यक्त किए। मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार करता हूँ, लेकिन यह केवल मेरा और किसी एक व्यक्ति का संबंध नहीं होना चाहिए, बल्कि हम सभी का निवोसरांग के भविष्य का निर्माण करने का एक साझा संकल्प होना चाहिए। आइए हम एक दूसरे का सम्मान करें और अपने बच्चों को प्यार से पालें। महिलाओं ने उनका सच्चा जवाब सुनकर उनकी आंखें नम हो गईं। उस दिन से निवोसरांग में सावधानीपूर्वक लेकिन आशावादी बदलाव होने लगे। आनंद शर्मा ने महिलाओं के साथ बहुत समय बिताया और उनके साथ एक गहरा संबंध स्थापित किया। वे एक साथ जंगल में टहलते थे, समुद्र तट पर सीपियां इकट्ठा करते थे, एक दूसरे की संस्कृति के बारे में बात करते थे और आपसी सम्मान और प्रेम का संबंध स्थापित किया। यह प्रक्रिया बिल्कुल भी जल्दबाजी या टाल-मटोल वाली नहीं थी। यह एक दूसरे के जीवन को समझने और एक साथ भविष्य को चित्रित करने का एक पवित्र अनुष्ठान जैसा था। जल्द ही गांव के विभिन्न स्थानों से शुभ समाचारों की खबरें एक चमत्कार की तरह पूरे निवोसरांग में फैल गईं। महिलाओं ने एक दूसरे की गर्भावस्था के लिए
ईमानदारी से शुभकामनाएं दी और अपने बच्चों का एक साथ स्वागत करने, अपने अनुभवों को साझा करने के लिए तैयार थीं। पूरा गांव एक उम्मीद और अभूतपूर्व जीवंतता में डूबा हुआ था। आनंद शर्मा के विचारों और महिलाओं के प्रयासों के मेल से निवोसरांग में एक अद्भुत कायाकल्प हुआ। आनंद शर्मा द्वारा अनाड़ी लेकिन प्यार भरे तरीके से बनाया गया ऑनलाइन मंच निवोसरांग का गुप्त उद्यान बाहरी दुनिया में फैलने लगा। महिलाओं द्वारा प्रकृति से प्राप्त सामग्री से हाथ से बनाई गई शॉलें, जड़ी बूटी तेल, लकड़ी के कटोरे और अन्य वस्तुएं अपनी अनूठी गुणवत्ता और पीछे की मार्मिक कहानियों के कारण शहरी उपभोक्ताओं का दिल जीतने लगीं। विशेष रूप से एस्टरिड की विशेष गोपनीय विधि से बनी एस्टरिड की शांतिदायक जड़ी बूटी चाय तनाव से थके हुए आधुनिक लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय हुई। पारिस्थितिकी पर्यटन परियोजनाओं ने उन लोगों के लिए एक विशेष अनुभव प्रदान किया जो गति कम करना चाहते थे और वास्तव में हूक का अनुभव करना चाहते थे। पर्यटक जंगल में टहलते थे, ध्यान करते थे और महिलाओं के मार्गदर्शन में पारंपरिक बुनाई या खाना बनाना सीखते थे, जिससे उन्हें वास्तविक विश्राम का अनुभव होता था। गांव के पारिस्थितिकी पर्यावरण की रक्षा के लिए उन्होंने पर्यटकों की संख्या पर सख्त प्रतिबंध लगाए। निवोसरांग को लोग अब केवल एक सुंदर पर्यटन स्थल के रूप में नहीं जानते थे, बल्कि मानव और प्रकृति के सामंजस्यपूर्ण जीवन शैली को समझने के लिए एक जीवित विद्यालय के रूप में भी जानते थे। डेनमार्क की एक छोटी पर्यावरण पत्रिका की रिपोर्ट से शुरू होकर इसका नाम धीरे-धीरे यूरोप के अन्य देशों में फैल गया। बड़ा बदलाव यह था कि बच्चों की हंसी फिर से निवोसरांग के हर कोने में गूंजने लगी। एक के बाद एक स्वस्थ बच्चों का जन्म हुआ और निवोसरांग में फिर से जान आ गई। महिलाएं मां बन गईं और आपसी सहायता और प्यार के सामुदायिक पालन पोषण प्रणाली में वे एक दूसरे का मजबूत सहारा बन गईं। आनंद शर्मा एक प्यार करने वाले पिता थे और गांव के 18 बच्चों के एक भरोसेमंद सहायक थे। उन्होंने अपनी टूटी-फूटी डेनिश भाषा में बच्चों को भारतीय नर्सरी राइम्स गाना सिखाया और महिलाओं के साथ मिलकर गांव के भविष्य की शिक्षा की योजना बनाई। वह अब अतीत की विफलताओं से बंधे नहीं थे। उन्होंने अंततः प्यार और आपसी सहायता के समुदाय में जीवन का सच्चा अर्थ और खुशी पाई, न कि पैसे और प्रसिद्धि में। निवोसरांग अब एक अलग-थलग द्वीप नहीं था। यह धीरे-धीरे एक स्थायी रूप से विकसित होने वाले समुदाय का सफल उदाहरण बन रहा था, जो पारंपरिक संस्कृति की समझदारी से रक्षा करते हुए बाहरी दुनिया के साथ स्वस्थ संचार बनाए रखता था। प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले गांव के उत्सव में दुनिया भर से आए पर्यटक और निवोसरांग के निवासी एक साथ नाचते गाते और उत्सव के आनंदमय माहौल का आनंद लेते थे। उत्सव का मुख्य आकर्षण हमेशा बच्चों और वयस्कों द्वारा एक साथ गाए जाने वाले पारंपरिक निवोसरांग गीत होते थे। यह गीत अतीत के दर्द, वर्तमान के प्रति कृतज्ञता और भविष्य की आशा का एक आदर्श मिश्रण था। आनंद शर्मा चांदनी से रोशन अलाव के पास बैठे थे, मुस्कुराती हुई महिलाओं और बेफिक्री से दौड़ते हुए बच्चों को देख रहे थे। उनके चेहरे पर शांति और संतुष्टि की मुस्कान थी। उन्हें पता था कि वे इस सब के बदले में दुनिया की कोई भी चीज नहीं लेंगे। उनका दूसरा जीवन डेनमार्क के एक छोटे से गुप्त गांव से शुरू हुआ। एक चमत्कार की तरह उनके और पूरे निवोसरांग के लिए एक उज्जवल भविष्य बना रहा था। यह प्यार, सम्मान और साहस से बनी एक सुंदर कहानी है। निवोसरांग की कहानी अब केवल डेनमार्क के दक्षिणी तट तक ही सीमित नहीं थी। आनंद शर्मा द्वारा स्थापित निवोसरांग का गुप्त उद्यान
ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म यूरोप के पर्यावरण और हस्तशिल्प क्षेत्र में गूंज रहा था। विशेष रूप से हेल्गा द्वारा पारंपरिक तरीकों से बनाए गए जड़ी बूटी के आवश्यक तेल और एमिली द्वारा डिजाइन किए गए संटी की छाल के हस्तशिल्प अपनी दुर्लभता और उत्कृष्ट गुणवत्ता के कारण भले ही महंगे थे, फिर भी उनकी मांग बनी हुई थी। पारिस्थितिकी पर्यटन परियोजना भी अधिक से अधिक शहरी लोगों को आकर्षित कर रही थी, जो वास्तविक हूक जीवन शैली का अनुभव करने के इच्छुक थे। और बुकिंग लगातार बढ़ रही थी। परिवर्तन की बयार एक अप्रत्याशित जगह से आई। डेनिश सार्वजनिक प्रसारण कंपनी के एक युवा वृत्तचित्र निर्देशक को इत्तफाक से निवोसरांग के अस्तित्व के बारे में पता चला। उन्होंने कई जगह पूछताछ करने के बाद आखिरकार इस गांव का दौरा किया और महिलाओं और आनंद शर्मा की सच्ची कहानी, खूबसूरत प्राकृतिक दृश्यों और अद्वितीय सामुदायिक संस्कृति से गहराई से प्रभावित हुए। उन्होंने अपने कैमरे से निवोसरांग के दैनिक जीवन को सच्चाई से फिल्माया। महिलाओं की भूमि, एक समय को चुनौती देने वाला समुदाय नामक एक वृत्तचित्र डेनिश टेलीविजन पर प्रसारित होने के बाद इसने तुरंत सनसनी मचा दी। इस वृत्तचित्र को एक भारतीय टेलीविजन चैनल ने भी प्रसारित किया, जो विदेशों से वृत्तचित्र प्रसारित करने में माहिर था। शुरुआत में टेलीविजन चैनल इसे केवल एक विदेशी संस्कृति वृत्तचित्र के रूप में प्रसारित करना चाहता था, लेकिन आनंद शर्मा के भारतीय होने की पहचान और भारतीय समाज के सामने कम जन्म दर और सामुदायिक विघटन जैसी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इस वृत्तचित्र ने जीवन शैली और मूल्यों के बारे में लोगों के मन में गहरी सोच पैदा की। ऑनलाइन मंचों पर निवोसरांग की जीवन शैली को लेकर गर्मागर्म बहस हुई और आनंद शर्मा के चुनाव के बारे में भी विभिन्न प्रकार की व्याख्याएं सामने आईं। इसी बीच आनंद शर्मा को एक ईमेल मिला। भेजने वाली मीरा सिंह थीं, एक युवा प्रोग्रामर, जिन्होंने आनंद शर्मा की पिछली कंपनी दिशा टेक सॉल्यूशंस में काम किया था। वे उनके साथ हुई विश्वासघात को किसी और से बेहतर जानती थीं और उनके अचानक गायब होने से दुखी भी थीं। उन्होंने इत्तफाक से निवोसरांग के बारे में एक डेनिश वृत्तचित्र देखने के बाद आनंद शर्मा के बारे में जानकर खुशी महसूस की और उन्हें एक आश्चर्य खुशी और प्रशंसा से भरा ईमेल भेजा। आनंद जी नहीं, आनंद भाई, मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि आपने वहां एक नया जीवन पाया है। वृत्तचित्र देखते हुए मैं बहुत कुछ सोच रही थी। बेंगलुरु की घुटन भरी प्रतिस्पर्धा और खोखलेपन में मैं भी एक अलग जीवन का सपना देखती रही हूँ। क्या मेरे लिए निवोसरांग में कुछ समय रहने और अपनी प्रतिभा का योगदान करने का कोई मौका है? मुझे लगता है कि मैं वेबसाइट विकास या ऑनलाइन मार्केटिंग के क्षेत्र में निवोसरांग के लिए कुछ योगदान कर सकती हूँ। आनंद शर्मा ने जटिल भावनाओं के साथ यह ईमेल पढ़ा। यह उनके अतीत के संबंधों का भारत के साथ फिर से जुड़ने का क्षण था। उन्होंने एस्ट्रिड सहित गांव की महिलाओं से सलाह ली, जिन्होंने बुद्धिमानी से इसमें संभावना देखी। एक नई हवा नए बीज भी ला सकती है। अगर तुम्हें उसकी ईमानदारी महसूस होती है, तो उसे एक मौका देना भी अच्छा है। कुछ महीनों बाद मीरा सिंह निवोसरांग आने वाली पहली भारतीय व्यक्ति बनी। शुरुआत में उन्हें अपरिचित वातावरण और भाषा से थोड़ी असहजता हुई, लेकिन अपनी उत्कृष्ट कार्यक्षमता और सकारात्मक व्यक्तित्व के कारण वे जल्द ही निवोसरांग के जीवन में घुल मिल गईं। उन्होंने निवोसरांग का गुप्त उद्यान, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को अधिक उपयोगकर्ता अनुकूल तरीके से फिर से डिजाइन किया और सोशल मीडिया मार्केटिंग का उपयोग करने की रणनीति शुरू की, जिससे बिक्री में भारी वृद्धि हुई। उनकी सफलता ने भारतीय समाज को
एक और संदेश दिया। प्रतिस्पर्धी शहरी जीवन से थके हुए कुछ युवाओं के बीच निवोसरांग को एक वैकल्पिक जीवन शैली के रूप में देखा जाने लगा। कुछ लोगों ने सावधानीपूर्वक निवोसरांग की यात्रा करने या स्वयंसेवक के रूप में काम करने के बारे में पूछताछ करना शुरू कर दिया। भारत के साथ नए संबंध निवोसरांग में नई जान फूंकने लगे। व्यापार के फलने फूलने और बाहरी दुनिया के साथ बढ़ते संचार के साथ निवोसरांग अनिवार्य रूप से विकास के चौराहे पर खड़ा था। बढ़ती ओनरडर मात्रा को पूरा करने के लिए गांव को हस्तकला कार्यशालाओं का विस्तार करने की आवश्यकता थी और साथ ही पर्यटकों और नए निवासियों को समायोजित करने के लिए अधिक रहने की जगह की भी आवश्यकता थी। हालांकि अंधाधुंध विस्तार निवोसरांग के उन मूल्यों को नुकसान पहुंचा सकता था जिन्हें वह हमेशा से संजोता रहा था। लंबी चर्चा के बाद आनंद शर्मा और महिलाओं ने स्थायी विकास के सिद्धांतों को स्थापित किया। सभी भवनों का निर्माण पर्यावरण अनुकूल तरीके से किया जाएगा और गांव के प्राकृतिक परिदृश्य को कम से कम नुकसान पहुंचाया जाएगा। इसके लिए उन्हें बाहरी मदद की आवश्यकता थी। अंततः उन्हें डेनमार्क की एक युवा पर्यावरण अनुकूल वास्तुकला टीम ग्रीन बिल्डिंग के साथ सहयोग करने का फैसला किया। इस टीम में कुछ पुरुष वास्तुकार और तकनीशियन भी थे। सैकड़ों वर्षों में पहली बार पुरुष तकनीशियनों के रूप में औपचारिक रूप से निवोसरांग की भूमि पर कदम रख रहे थे। शुरुआत में सभी को थोड़ी अजीब और तनावपूर्ण महसूस हुई, विशेष रूप से इंग्रिड सहित कुछ पुराने निवासियों ने उन्हें सतर्क निगाहों से देखा। लेकिन ग्रीन बिल्डिंग टीम ने निवोसरांग के दर्शन का बहुत सम्मान किया और ईमानदारी से अपने काम को अंजाम दिया। उन्होंने महिलाओं की राय को ध्यान से सुना और पारंपरिक निर्माण विधियों को आधुनिक पर्यावरण अनुकूल तकनीकों के साथ जोड़ा, जिससे कई सुंदर और व्यावहारिक इमारतें बनी। उनके एक साथ काम करने, पसीना बहाने और समस्याओं को हल करने की प्रक्रिया में महिलाओं का पुरुष तकनीशियनों के प्रति संदेह धीरे धीरे विश्वास में बदल गया। परियोजना के दौरान रासमुस नाम के एक बढ़ई को फ्रेया से गहरा प्यार हो गया। परियोजना समाप्त होने के बाद वह निवोसरांग में रहना चाहता था। इस बात ने गांव में एक और महत्वपूर्ण बहस छेड़ दी। क्या उन्हें निवोसरांग में पुरुषों को बसने की अनुमति देनी चाहिए? ग्राम समिति की बैठक देर रात तक चली। गहन बहस के बाद उन्होंने आखिरकार एक सहमति पर पहुंच गए कि कोई भी व्यक्ति जो निवोसरांग के मूल्यों को समझता है और गांवों के लिए योगदान करने को तैयार है, उसे स्वीकार किया जा सकता है, चाहे उसका लिंग कुछ भी हो। लेकिन उन्होंने यह भी फैसला किया कि इन सभी को पूरी परिवीक्षा अवधि और सामुदायिक सहमति प्रक्रिया से गुजरना होगा। रासमुस पहला मामला बना। उनकी और फ्रेया की शादी निवोसरांग में एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक बन गई। गांव के आकार के बढ़ने और सदस्यों के विविध होने के साथ गांव के प्रबंधन मॉडल में भी समायोजन की आवश्यकता थी। एस्ट्रिड के ज्ञान और आनंद शर्मा के अनुभव के आधार पर निवोसरांग ने एक संचालन समिति का गठन किया, जिसमें पुराने और नए निवासियों के प्रतिनिधि शामिल थे। समिति नियमित रूप से बैठकें करती थी और लोकतांत्रिक तरीके से गांव के महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करती और निर्णय लेती थी, जैसे पर्यटकों की संख्या को नियंत्रित करना, संसाधनों का आवंटन करना और नई निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी देना। बेशक समिति में अक्सर मतभेद भी होते थे। पर्यटन राजस्व बढ़ाना और प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा के बीच संतुलन तथा पारंपरिक तरीकों पर जोर देना और नई तकनीकों को अपनाना, यह हमेशा से एक शाश्वत विषय रहा। लेकिन महिलाएं
अपनी सैकड़ों वर्षों से चली आ रही बुद्धिमत्ता पर हमेशा टिकी रहीं कि विभिन्न प्रकार के विरोधाभासों को बातचीत सुनने और साझा हित के लिए समझौता करके हल किया जा सकता है। निवोसरांग लगातार बढ़ रहा था और धीरे-धीरे एक अधिक मजबूत और लचीला समुदाय के रूप में विकसित हो रहा था। आनंद शर्मा अब एक मार्गदर्शक की भूमिका निभा रहे थे। वे अब सीधे समस्याओं का समाधान नहीं करते थे, बल्कि युवा पीढ़ी और नए निवासियों को खुद जवाब खोजने के लिए प्रोत्साहित करते थे। उन्हें इस बात पर बहुत गर्व था कि निवोसरांग केवल एक शांत स्वर्ग नहीं, बल्कि एक जीवित समुदाय था, जो वास्तविक दुनिया की विभिन्न समस्याओं का बुद्धिमानी से सामना करता और उन पर विजय प्राप्त करता था। उनके द्वारा साझा किए गए मुख्य मूल्य आपसी सम्मान, प्रकृति के साथ सामंजस्य और आपसी सहायता का सामुदायिक भावना हमेशा निवोसरांग की आगे की दिशा को रोशन करते रहे। कई दशक बीत गए और निवोसरांग एक विश्व प्रसिद्ध स्थायी समुदाय का एक आदर्श बन गया। दुनिया भर से पर्यावरण संगठन, समाजशास्त्री, वास्तुकार और शिक्षाविद उनके सफलता के रहस्यों को जानने के लिए आने लगे। कुछ विश्वविद्यालयों ने निवोसरांग के साथ पारिस्थितिकी, वास्तुकला, सामुदायिक प्रबंधन और वैकल्पिक शिक्षा पर अनुसंधान परियोजनाओं पर सहयोग किया और विभिन्न सम्मेलनों और कार्यशालाओं के माध्यम से अपने शोध परिणामों को साझा किया। विशेष रूप से भारत की निवोसरांग में रुचि लगातार बढ़ रही थी। कुछ स्थानीय सरकारों ने निवोसरांग को एक मॉडल के रूप में उपयोग करके नए ग्रामीण समुदायों के निर्माण की इच्छा व्यक्त की। आनंद शर्मा और निवोसरांग के निवासी भी अपने अनुभव और ज्ञान को साझा करने के लिए उत्सुक थे। अंततः भारत के दक्षिणी हिस्से में एक छोटा सा गांव निवोसरांग के साथ औपचारिक रूप से एक मित्र गांव बन गया। दोनों गांवों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान और सहयोग परियोजनाएं सक्रिय रूप से चल रही थीं। भारत से युवा निवोसरांग में कार्यशालाओं में भाग लेने के लिए आते थे। निवोसरांग के हस्तशिल्प भारत के उच्च स्तरीय पर्यावरण अनुकूल दुकानों में भी बिकने लगे। आनंद शर्मा अब एक सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति थे, लेकिन उनकी आंखें अब भी चमकदार थीं और उनके चेहरे पर गर्मजोशी भरी मुस्कान थी। वे एस्ट्रिड ब्रिटा और अन्य पुराने निवासियों की तरह पूरे गांव द्वारा सम्मानित थे और सभी के दिलों में एक आध्यात्मिक नेता बन गए थे। वे अब निवोसरांग के दैनिक प्रबंधन में भाग नहीं लेते थे, बल्कि अपने पोते-पोतियों को कहानियां सुनाकर या नए निवासियों का उत्साहपूर्वक स्वागत करके जीवन की खुशी महसूस करते थे। एक शरद ऋतु की फसल के बाद की रात निवोसरांग के चौक पर फिर से अलाव जलाया गया। विभिन्न उम्र और राष्ट्रीयताओं के लोग एक साथ इकट्ठा हुए, भोजन साझा कर रहे थे, गीत गा रहे थे और खुशी से नाच रहे थे। आनंद शर्मा चुपचाप अलाव के बाहर के दृश्य को देख रहे थे। कई साल पहले जब वे यहाँ आए थे, उसकी तुलना में गांव अब अधिक समृद्ध और खुशहाल हो गया था। लेकिन निवोसरांग के लोगों का एक दूसरे को महत्व देने और प्रकृति के साथ सामंजस्य से रहने वाला गर्मजोशी भरा दिल कभी नहीं बदला था। बच्चों की हंसी और वयस्कों की बातचीत की आवाजें रात के आसमान में गूंज रही थीं। आनंद शर्मा ने हल्की मुस्कान दी और आंखें बंद कर लीं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि निराशा में उन्हें मिला आशा का एक छोटा सा बीज इतना घना जंगल बना सकता है। यह केवल उनकी एक कहानी नहीं है। यह महिलाओं की दृढ़ता, खुले विचारों और एक दूसरे के प्रति उनके प्यार और सम्मान से बना एक चमत्कार है। निवोसरांग की कहानी अब भी खत्म नहीं हुई है। यह आशा का एक शाश्वत गीत है।
जो दुनिया में थके हुए और अकेले महसूस करने वाले सभी लोगों को और बेहतर भविष्य का सपना देखने वाले सभी लोगों को सुनाया जाता रहेगा। निवोसरांग की कहानी लहरों की तरह दुनिया भर में फैली, संक्षिप्त लेकिन गहरी। यह हमें बताती है कि सबसे निराशाजनक परिस्थितियों में भी आशा के बीज बंजर भूमि को तोड़कर फल फूल सकते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि इन बीजों को खोजने और गले लगाने का एक आंतरिक मन हो। यह साबित करता है कि असफलता और नुकसान अंत नहीं है, बल्कि नई शुरुआत की नींव बन सकते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि सच्ची शक्ति अकेले नायक में नहीं है, बल्कि एक आपस में जुड़े हुए समुदाय में है। यह समुदाय एक दूसरे की कमजोरियों को स्वीकार करता है, एक दूसरे की शक्तियों को साझा करता है। व्यक्तिगत क्षमता सीमित है, लेकिन विश्वास और सहयोग से बुना हुआ एक समुदाय कल्पना से परे तालमेल उत्पन्न कर सकता है। यह साबित करता है कि किसी भी चुनौती को मिलकर पार किया जा सकता है। लचीलापन रखें, अतीत के ज्ञान का सम्मान करें, लेकिन परिवर्तन की लहरों से न डरें। यह हमें सिखाता है कि पारंपरिक जड़ों पर नवाचार के पेड़ को पोषित करने का संतुलन एक स्थायी भविष्य को खोलने की कुंजी है। यह हमें चेतावनी देता है कि हमें अतीत के प्रति अंधे प्रेम से भी सावधान रहना चाहिए और नई चीजों की अंधाधुंध पूजा से भी बचना चाहिए। तभी हम सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व का सच्चा अर्थ पा सकते हैं। दुनिया को आगे बढ़ाने वाली सबसे शक्तिशाली शक्ति भव्य शब्द या अनिवार्य तर्क नहीं है, बल्कि दूसरों की कहानियों को ध्यान से सुनने का रवैया और दूसरों के दर्द को महसूस करने और उनके प्रति सहानुभूति रखने की क्षमता है। अविश्वास और संघर्ष की दीवारों को तोड़ने और विश्वास के पुल बनाने का सबसे विश्वसनीय तरीका अपने दिल को खोलने और एक दूसरे को समझने का प्रयास करना है। भौतिक कब्जे और सफलता के मानकों से परे, यह हमें जीवन के सच्चे अर्थ पर फिर से विचार करने के लिए प्रेरित करता है। पैसे से मापे न जा सकने वाले सच्चे मानवीय संबंध, प्रकृति के साथ आध्यात्मिक संबंध और समुदाय के लिए योगदान करने से मिलने वाला आत्म साक्षात्कार ही जीवन की सबसे चमकदार चमक है। यह बताता है कि साझा करने से मिलने वाली खुशी निजी इच्छाओं को पूरा करने से मिलने वाली संतुष्टि से कहीं अधिक आत्मा को पोषण देती है। यह एक बुनियादी सच्चाई को दोहराता है। प्रकृति कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे मनुष्य अपनी मर्जी से नियंत्रित और जीत सकता है, बल्कि एक ऐसा साथी है जिसका हमें सम्मान करना चाहिए, सराहना करनी चाहिए और जिसके साथ सामंजस्य से रहना चाहिए। जब हम इस महान चक्र का हिस्सा बनते हैं, तभी हमें सबसे सुरक्षित और सबसे प्रचुर जीवन मिलता है। प्रकृति की आवाज सुनना और प्रकृति के नियमों के अनुसार चलना ही सबसे बुद्धिमान जीवन जीने का तरीका है। विभिन्न विचार, विभिन्न पृष्ठभूमि, विभिन्न रूप रंग अस्वीकृति का कारण नहीं बनने चाहिए, बल्कि एक आशीर्वाद के रूप में संजोए जाने चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे विभिन्न रंगों के धागों को सामंजस्य से एक साथ बुनने पर ही एक अधिक शानदार टेपेस्ट्री बुनी जा सकती है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि जब एक समुदाय एक दूसरे के मतभेदों को गले लगाता और सम्मान करता है, तभी वह अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर पाता है। एकता ठहराव को जन्म देती है, जबकि विविधता रचनात्मकता और जीवंतता का स्रोत है। यह चुपचाप लेकिन जोरदार तरीके से साबित करता है कि प्यार और परिवार की परिभाषा सामाजिक रूप से निर्धारित ढांचों तक सीमित नहीं है, बल्कि एक दूसरे के प्रति गहरे समर्पण और सम्मान में और एक बेहतर भविष्य के निर्माण की सच्ची प्रतिबद्धता में
अपनी असीमित संभावनाएं प्रदर्शित करती है। भले ही रूप अलग-अलग हों, यदि साझा मूल्य कायम रहते हैं, तो कोई भी रिश्ता फलदायी हो सकता है। अंततः जैसे सबसे अंधेरी रात के बाद हमेशा सुबह आती है, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि संकट में भी अवसर छिपे होते हैं। निवोसरांग की कहानी हमारे दिलों में गहराई से अंकित है। महत्वपूर्ण यह है कि हमें निराशा में हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठना चाहिए, बल्कि साहस जुटाना चाहिए। भले ही पैर कांप रहे हों, एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए और एक उज्जवल भविष्य की आशा की रस्सी को दृढ़ता से पकड़े रहना चाहिए। यह सारा ज्ञान हम सभी आज के लोगों को एक शक्तिशाली संदेश देता है। यह निवोसरांग के विशेष स्थान से परे है और उन आधुनिक लोगों को पुकारता है जो प्रतिस्पर्धा, अलगाव और अनिश्चितता में खोए हुए और भटक रहे हैं। निवोसरांग एक प्रकाश स्तंभ की तरह है जो हमें मानव के अंतर्निहित अच्छे मूल्यों को फिर से अपनाने, एक साथ रहने की सुंदरता को बहाल करने और हमारे भीतर सोए हुए साहस और ज्ञान को जगाने के लिए मार्गदर्शन करता है। शायद यह केवल एक साधारण कहानी नहीं है, बल्कि उस भविष्य का दूसरा नाम है जिसे हमें सपने में देखना और बनाना है। आज देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया सदस्यता लें और पसंद करें।